होशियार खबरदार, मुल्क फौज मुखालिफ बयानबाजी पर कौमी अदारे कार्रवाई के लिए तैयार। मुल्क की सलामती की मालूमात के इंकशाफ पर 5 साल सजा होगी। फौज को बदनाम करने और 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। तरमीमी बिल में कहा गया, पाकिस्तान अफवाज के वफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। बिल के मुताबिक इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर ने बुरे वक्त में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए। नवाज शरीफ दौर में बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत काम हुए। साबिक हुकूमत को बलोचिस्तान की तरक्की गवारा नहीं थी। मुस्तकबिल में गवादर दुनिया की तेजी से तरक्की करती बंदरगाह बनेगी। जब तक चारों सूबे यकसां तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। दुबई में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल न हो सका। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन को 6 माह के लिए मुअख्खर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। मुशावरत में ये बात की गई, निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनासिब होना चाहिए ताकि इंतखाबी नताइज को सब कबूल करें। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि माशी अफसरी से सियासी पार्टियों के वोट बैंक पर मनफी असर पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। 3 यूरोपीय मुल्कों के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय। आम इंतखाबात से कबल आइंदा माह पाकिस्तान रवानगी का भी इम्कान। नौ अगस्त की रात असम्बली तहलील कर देंगे। इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसहाकडार का नाम नून लीग ने नहीं दिया। रजा रुबानी और इसहाकडार समेत कोई भी सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते, तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होगा। किसी साजिश के तहत इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इसहाक डार को लाएं या अपने किसी जिगरी यार को। ये कौम अब सब कुछ समझती है और वक्त आने पर दुरुस्त फैसला करेगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद एक बार फिर हुकूमत पर बस पड़े। कहा, 15 दिन रह गए, बेशक लैपटॉप की लीड से लगा दें या अपनी मर्जी के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार की तरमीम करवा लें। अरकान असम्बली को तरक्याती कामों के लिए 50 अरब रुपए के बजाय 100 अरब भी जारी करें। वोट तरक्याती कामों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। आइन और कानून से खिलवाड़ आपके 14 तबक रोशन कर देगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।
فنکاروں اور آرٹسٹوں کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس شروع کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے بعد فنکاروں کے لیے ہیلتھ کارڈز کا اشتراک کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا فنڈ شروع کر رہے ہیں۔ بجٹ 2023-24 میں فنکاروں اور آرٹسٹوں کے لیے ہیلتھ انشورنس فنڈ مختص کیا گیا۔ محرم الحرام کے بعد فنکاروں کے لیے کارڈز کا اشتراک کریں گے۔ اسحاق ڈار نے چین کی جانب سے قرض رول اوور کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ نے کہا چین نے پاکستان کے ذمے $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ چین کے بینک نے 2 سال کے لیے قرضہ رول اوور کیا۔ پاکستان دونوں سالوں میں صرف سود کی ادائیگی کرے گا۔ ایف بی آر نے واجبات کی عدم ادائیگی پر پی آئی اے کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے پر کئی ماہ کے ٹیکسز پر مبنی 2 ارب سے زائد کے واجبات ہیں۔ دوسری جانب پی ایس او نے قومی ایئر لائن کی 3 پروازوں کو فیول کی فراہمی سے بھی انکار کر دیا۔ بھارتی جارحانہ بیان بازی علاقۂ امن اور استحکام کے لیے خطرہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت، کہا بھارتی بیان میں لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی تیاری کا کہا گیا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم بھارت کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور شاباش شاہینوں شاباش، پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اور بڑا کارنامہ، عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کی بلے بازی یا نعمان علی کی گیند بازی، مخالف ٹیم کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دیا۔ سری لنکا کو سری لنکا میں ہی وائٹ واش، اننگز اور 222 رنز بڑی شکست۔ پاکستان نے کولمبو ٹیسٹ جیت کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلٹن میں خوش آمدید ناظرین، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ بھی ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کی غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ پاکستان افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔
जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। फौज को बदनाम करने या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने पर आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF माहिदे के हवाले से चीन सऊदी अरब ने बहुत मदद की। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। चीन सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात कतर ने बुरे वक्त में साथ दिया। अपने खैरखाहों का एहसास करना हमारा फर्ज है। जब तक चारों सूबे यकसां तरक्की नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 जून 2022 को गवादर का दौरा किया था। बलोचिस्तान बहुत प्यारा सूबा है, इसे यकसर भुला दिया गया। नवाज शरीफ दौर में बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत काम हुए। नवाज शरीफ दौर में जो मंसूबे शुरू किए, माजी की हुकूमत ने उन्हें अल्तमा का शिकार किया। बलोचिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। को हमने अनलोड किया। क्या वजह है कि उनके 4 सालों में पानी, पीने का पानी का मंसूबा ठप पड़ा रहा और हमने अल्लाह ताला के फजल करम से 1 साल में उसको मुकम्मल करवा लिया। क्या वजह है कि उनके 4 सालों में 26 किलोमीटर वहां से ईरान से जो ट्रांसमिशन लाइन आनी थी वो ना आ सकी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीनों में वो लेकर 100 मेगावाट बिजली गवादर में आ गई। क्या वजह कि पंजगूर का जो ट्रांसमिशन का जो मंसूबा था वो ठप पड़ा रहा और हमने तमाम तर फाइनेंशियल मुश्किलात के बावजूद और ख़ास तौर पर जो ज़र मुबादला है वो बड़ी मुश्किल से हमने वो अपना FWO को फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मेहरबानी उनसे हमने मुहैया करवाई और ये हमने इसको मुकम्मल करवाया अल्लाह ताला के फजल करम से। ये वो हकीर खिदमात हैं कि अगर कोशिश की जाए तो अल्लाह ताला फिर आसानियां पैदा करते हैं, लेकिन अगर दिन रात गालियां दी जाएं, चोर डाकू का एक रिवाज कायम किया जाए और पूरी ऑपोजिशन को मतून किया जाए कि सब चोर डाकू हैं और मैं फरिश्ता हूं, तो ये उसके नताइज हैं जो आज आपके सामने हैं। मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन जो कि हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, अभी कल एग्जिम बैंक ने 2.4 अरब डॉलर दोबारा उन्होंने रोल ओवर कर दिए अगले 2 सालों के लिए। अब बताइए कि ये किस्तें अगर हमें इस साल देनी पड़ती, अगले साल देनी पड़ती ये 2.4 बिलियन डॉलर, तो हम कहां होते। उन्होंने ये एडिशनल एग्जिम बैंक ने 2.4 अरब डॉलर दिए और वो चीन, जब मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म ये मसला है, ये मसला है। तो कहने का मकसद है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन इलाका है। अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह नेमतों से नवाजा है और सबसे पहले इसके ऊपर हक इस सूबे के बलोच और पख्तून और दूसरे हमारे जो सराइकी उन अवाम का है, उसके बाद किसी और का हक है। मैं समझता हूं कि इसी अगर सोच को हम आगे लेकर चलते तो यकीन कीजिएगा यहाँ पर तरक्की और खुशहाली के समंदर वो यहाँ पर हर जगह मौजूद होते, लेकिन एक महदूद, एक मनफी, एक बीमार जहनियत ने इस सारे सफर को बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पैंडे को खोटा कर दिया। आज वक्त आ गया है कि हम दोबारा मिलके मिनहजुल कौम, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो अवाम हैं, जो इदारे हैं, मिलकर हम इस खुशहाली के सफर को आगे लेकर जाएं तो यकीन करें कि चंद सालों में जो माजी की दहाइयों का जो नुकसान हुआ और बेपनाह नुकसान हुआ उसको हम इंशाअल्लाह पूरी तरह कॉम्पनसेट भी कर लेंगे और आगे चल के बेपनाह नफा भी इंशाअल्लाह इस कौम को मिलेगा। यहाँ पर गवादर में हमारे जो मछेरे भाई हैं उनके लिए
میں جب آیا تھا پہلی مرتبہ، یہ میرا 5واں یا چوتھا دورہ ہے گوادر کا، تو ان سے میری گفتگو ہوئی. ان کو ہم نے انجن ان کی کشتیوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم دیں گے. ہم نے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ بیڈنگ کروائی، لیکن وہ جائز مارکیٹ کی قیمتیں نہیں آ رہی تھیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو کیش دیں گے. 3,000 مچھیروں کو 2.5 لاکھ روپیہ کیش ہم آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ جو میری حکومت نے آپ سے کیا تھا وہ پورا ہوگا. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 باتیں. دیکھیں، میں اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جتنے بھی یہاں پر پشتون علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں جو بستے ہیں ہمارے بلوچ بھائی، پٹھان بھائی اور ان کی بہنیں مائیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں، یہ بات جان لیں کہ جو کوئی آپ کے اوپر مہربانی کرے، احسان کرے، ان کو بجائے ان کو کہ ہم ہمیشہ ان کا احسان یاد رکھیں اور شکریہ ادا کریں، اگر ہم ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے، ان کے خلاف ہم جو بیرونی مخالفین دشمن پاکستان کے چند لوگ ان کے ہاتھوں اعلیٰ کار بن کے انہی کے خلاف جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی عروج پر جائے، ان کے خلاف اگر ہم خدا نخواستہ ایک غلط طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ مجھے بتائیں کہ چین کے علاوہ اس صوبے میں اور کون سے ممالک آئے جو آگے بڑھ کر دبئی میں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنماؤں میں طویل ترین مشاورت. نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہ ہو سکا. الیکشن مقررہ وقت پر کرانے پر اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی پر بھی گفتگو ہوئی، جس کے تحت الیکشن کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی، مگر سیاسی نظام کی پختگی اور استحکام کے لیے دونوں سیاسی رہنماؤں انتخاب کرانے کے حق میں بھی ہیں. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان طویل بیٹھک پر پیر کی رات تک ہوئی ہے. مشاورت کا سلسلہ تقریباً 2.5 گھنٹے دبئی میں ایک بڑے ہوٹل کے میٹنگ روم میں ہوا. مشاورت میں یہ بات کئی بار دہرائی گئی کہ نگران وزیر اعظم مکمل طور پر غیر جانبدار اور غیر متنازع ہونا چاہیے تاکہ انتخابی نتائج کو سب قبول کرے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ روانہ ہو گئے. نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے اور خاندان کے دیگر افراد بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. 3 یورپی ملکوں کے دورے میں نواز شریف کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے پائی. نواز شریف کے یورپ کے دورے پر جانے کا مقصد پاکستان جانے سے قبل فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. نواز شریف کا عام انتخابات سے قبل آئندہ ماہ پاکستان روانگی کا امکان ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے. انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا. اسحاق ڈار کا نام نون لیگ نے نہیں دیا. رضا روحانی اور اسحاق ڈار سمیت کوئی بھی سیاستدان نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تاہم تمام جماعتیں متفق ہیں کہ نگران وزیر اعظم سیاستدان ہوگا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے 2.5-3 ماہ بعد الیکشن ہوئے تھے. کسی سازش کے تحت الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت 3 ماہ کی چھٹی پر چلی جائے. ملک میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے. مردم شماری کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے. مردم شماری نوٹیفائی ہونے سے مزید تنازعات جنم لیں گے. بلوچستان کے دوست کہہ رہے ہیں ہماری آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا. مردم شماری میں سب سے بڑا اعتراض کراچی کی آبادی کا تھا.
साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इसहाक डार को लाएं या अपने किसी जिगरी यार को, ये कौम अब सब कुछ समझती है और वक्त आने पर दुरुस्त फैसला करेगी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि 15 दिन रह गए, बेशक लैपटॉप की लूट से लगा दें या अपनी मर्जी के मुताबिक निगरान वजीर आजम के इख्तियार की तरमीम करवा लें। अरकान असम्बली को तरक्याती कामों के लिए 50 अरब रुपए के बजाय 100 अरब भी जारी कर दें। वोट तरक्याती कामों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि लोगों को तो महंगाई और बिजली का बिल मार गया, तरक्याती काम क्या कर लेंगे। आटा और चीनी की महंगाई का फंदा ही काफी था, अब बिजली की महंगाई का मजीद फंदा भी लोगों के गलों में डाल दिया गया। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो इस महंगी बिजली पर चल सकती है। उन्होंने कहा कि खुदकुशियां, भूख, आइन और कानून की बेहरमती, चादर और चारदीवारी की तबाही हुकूमत का सियासी कब्रिस्तान बना देगी। आटा, चीनी, बिजली, आइन और कानून से खिलवाड़ आपके 14 तबक रोशन कर देगा। जिसे अल्लाह खत्म ना करे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम ले आए, अपनी मर्जी के इंतखाबी निशान का चुनाव कर ले। अगर इलेक्शन हुए तो शिकस्त आपका मुकद्दर है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि फनकारों और आर्टिस्टों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के बाद फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड्स का इशरा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का फंड शुरू कर रहे हैं। बजट 2023-24 में फनकारों और आर्टिस्टों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड मुख्तस किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुहर्रमुल हराम के बाद फनकारों के लिए कार्ड का इशरा करेंगे। सहाफियों, फनकारों, आर्टिस्टों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर खजाना इसहाक डार ने चीन की जानिब से कर्ज रूल ओवर किए जाने की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे $2.4 अरब का कर्जा रूल ओवर कर दिया है। वजीर खजाना ने बताया कि चीन के बैंक ने 2 साल के लिए कर्जा रूल ओवर किया। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। वजीर खजाना के मुताबिक तमाम कर्ज माहिदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तोसी की गई है। एफबीआर ने वाजिबात की अदम अदायगी पर पीआईए के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सराय के मुताबिक पीआईए पर कई माह के टैक्सेस पर मबनी 2 अरब से जायद के वाजिबात हैं। अदम अदायगी पर पीआई के 53 अकाउंट्स गुज़िश्ता बरस भी मुंजमद किए गए थे। बादिज़ा इंतजामिया की जानिब से वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी पर अकाउंट्स बहाल किए गए थे। दूसरी जानिब पीएसओ ने कोपी एयरलाइन की 3 परवाजों को फ्यूल की फराहमी से भी इनकार कर दिया। फ्यूल न मिलने के बायस इस्लामाबाद से कराची की परवाज पीके 309, कराची का मुल्तान पीके 330 और मुल्तान से जद्दा की परवाज पीके 739 मुतासिर हुई है। तर्जुमान पीआईए ने एफबीआर की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि अकाउंट्स की बहाली के लिए एफबीआर से राब्ता जारी है। अकाउंट्स की बंदिश के बावजूद फजाई ऑपरेशन जारी है। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए तक फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसका इत्तलाक जुलाई 2023 के महीने से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया है और सेल टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे तक का हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपए इजाफे से 16.48 रुपए का हो गया और महाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22.95 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपए इजाफे से 27.14 रुपए, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ
6.50 रुपए इजाफे से 32.03 रुपए और 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 35.24 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 36.66 रुपए, 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 37.80 रुपए और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 42.72 रुपए का हो गया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय जारहाना बयानबाजी इलाके यमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान की मसम्मत करते हुए कहा कि भारतीय बयान में लाइन ऑफ कंट्रोल अबूल करने की तैयारी का कहा गया। हम भारत को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा देते हैं। जारहाना बयानबाजी इलाके यमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है और ऐसे बयान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक माहौल को गैर मुस्तहकम करेंगे। भारत की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात पहला मौका नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और इंतखाबी नताइज हासिल करने के लिए ऐसी बयानबाजी का रवाज खत्म किया जाए। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके है और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। हिंदुस्तान को मशवरा देते हैं कि वो शान और शौकत के दावों की बजाय इन करारदादों को दयानतदारी से नाफिज करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता करके कुरान मजीद के नुस्खों की तौहीन के वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुतेरेस से तरक्की पजीर ममालिक में तहफ़्फ़ुज़ खुराक पर भी बात की। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस से बहरे असवद में खुराक के इक़दाम के हवाले से भी गुफ्तगू की है। चंगामंगा चौकी कोड़े सयाल में पेट्रोलिंग पुलिस के हेड कांस्टेबल समेरा ने फर्ज शनासी की अनोखी मसाल कायम कर दी। हेलमेट न पहनने वाले वालिद का चालान कर दिया। पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस के हेड कांस्टेबल समेरा सदीक नाके पर खड़ी चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान उनके वालिद मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरे तो हेलमेट न पहनने की वजह से सुमेरा ने अपने वालिद का चालान कर दिया। हेड कांस्टेबल सुमेरा ने वालिद से चालान की रकम भी वसूल की। सुमेरा सदीक के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी ने चालान किया और 200 रुपए भी वसूल किए। मुझे खुशी हुई है, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कानून के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाप हो या मामा हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेडी कांस्टेबल का कहना था कि अगर मेरे घर वाले भी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस अतहर वहीद ने खातून कांस्टेबल को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के पहले निशान हैदर का एजाज पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने कश्मीर पर भारतीय फौज की जारियत के दौरान अर्ज वतन का दिफा करते हुए 27 जुलाई 1948 को तलपरा आजाद कश्मीर के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और वो 1948 में पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। जब उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया, उन्होंने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के ओडी सेक्टर में दुश्मन के अहम फौजी पोजीशन पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादरे वतन के दिफा के लिए कमाल बहादुरी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सीने पर गोली खाई और जामे शहादत नोश किया। बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी की बदौलत उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी पर शानदार खिराजे अकीदत पेश किया। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। उनका यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली उनकी अनगिनत कुर्बानियों का मजहर है
پاکستان کے یہ درخشندہ ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نشاور کی، بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق اور پوری قوم کا فخر ہے۔ واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 8 محرم کی مناسبت سے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شب ذوالجناح کا جلوس برآمد۔ مزید جانیں گے عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ 8 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام دربار حسین موری گیٹ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ علامہ جواد نقوی نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ مرکزی جلوس کے بانی سید سندر شاہ تھے۔ یہ جلوس موری دروازہ سے لوہاری گیٹ انارکلی سے ہوتا ہوا پرانی نارکلی جا کر ودیا ہوگا۔ مرکزی جلوس کے راستوں میں نوح علیہ السلام و درود عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت ماتمداری سینہ کو بھی مسلسل جاری رہی۔ جلوس کے اختتام پر لنگر حسینی تقسیم کیا گیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کی دعا بھی کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشورہ کے دوران عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کمشنرز اور آر پی اوز کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جی آئی ٹیز کی کارکردگی مانیٹر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اس اجلاس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائی سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شہباز بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں محرم الحرام خصوصاً یوم عاشورہ کے دوران عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء منصور قادر، عامر میر، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، عسکری و رینجر کے اعلیٰ حکام، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سیکرٹری قانون، کمشنر لاہور ڈویژن اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی، جبکہ ڈویژنل کمشنر اور آر پی اوز کا ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں غیر ملکی شہریوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو محرم الحرام کے دوران سیکورٹی انتظامات کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ عسکری و سول حکام نے بھی رپورٹس پیش کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو جلوس اور مجالس کی ڈرون کوریج پر بالکل مکمل پابندی ہوگی اور فوج، رینجر اور پولیس کے چاقو چوبند دستے فلیگ مارچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے تمام کمشنرز اور آر پی اوز کو بارشوں کے پیش نظر جلوسوں اور مجالس کے لیے پیشگی تیار پلان کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وضع کردہ سیکورٹی پلان کا ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے، ضابطہ اخلاق کی پابندی کروائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کی سیکورٹی پر بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ امن کمیٹیوں کے ارکین اور منتخب نمائندے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شر پسندوں کے خلاف پروسیکیوشن کے عمل کو بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کمشنرز اور آر پی او کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جے آئی ٹیز کی کارکردگی کے بھی اس میں ڈسکس کیا گیا۔ جی بہت شکریہ شہباز، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سی بی ڈی پنجاب کی جانب سے والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کے لیے ڈرینیج پٹ کامیاب ٹیسٹنگ۔ سی بی ڈی پنجاب نے والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں ڈرینیج پٹ کی کامیاب ٹیسٹنگ مکمل کر لی ہے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ اے ڈی اے نالہ سمیت نکاسی اور سیوریج کے نظام کے درینہ مسائل کو حل کرنے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ سی بی ڈی پنجاب مونسون بارشوں کے بعد والٹن روڈ پروجیکٹ کا آغاز کرے گا۔ منصوبے کا آغاز کا مقصد سڑک کے بنیادی ڈھانچے اور مجموعی شہری منظر نامے کو بہتر بنانا ہے۔ سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او عمران امین نے منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ڈرینیج پٹ ٹیسٹنگ کی کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جو والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا ایک اہم مرحلہ ہے۔
ये मंसूबा वाल्टन रोड की सीवरेज और ड्रेनेज के दरीना मसाइल को हल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए एडिशनल जनरल मैनेजर रेलवे शाहिद अजीज के नाम की मंजूरी दी है। वजारत रेलवे ने आज शाम का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शाहिद अजीज का ताल्लुक शोबा मैकेनिकल से है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फारूक से, जो कि इस वक्त नए CEO रेलवे शाहिद अजीज के साथ मौजूद हैं। जी अली, अपडेट कीजिए। मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ रेलवे हेडक्वार्टर में, जहाँ पे शाहिद अजीज साहब उनको CEO पाकिस्तान रेलवे लगाया गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद वजारत रेलवे ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारे साथ शाहिद अजीज साहब हैं, जी उनसे पूछते हैं क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, एक तो बहुत मुबारक हो, CEO आप रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। क्या विजन है आपका, क्या करने जा रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं रेलवे के लिए कुछ खिदमत कर सकूँ। इंशाल्लाह बहुत से कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास, कुछ इंशाल्लाह उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि रेलवे की हालत को बेहतर बनाएं। उसमें सबसे प्रायोरिटी पे जो होगा वो हमारा होगा कि हम ट्रैवलिंग पब्लिक को, पैसेंजर्स को सेफ्टी फ्राहम कर सकें, उनको टाइम पे पहुंचा सकें और रेलवे की अर्निंग बढ़ाएं। ये हमारा 3 हमारे जो मेन एजेंडाज हैं। उसमें अर्निंग में भी आगे अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो फ्रेट सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है, जो पिछले कुछ अरसा से LCs ना खुलने की वजह से डाउनफॉल आया है। तो उसको इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि नए क्लाइंट्स लाएं। वहाँ मेरा प्रोग्राम है कि कराची में मैं एक फ्रेट का सेल कायम करूं, जिसके ज़रिए हम न्यू जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हम कैप्चर कर सकें और उसके ज़रिए रेलवे की अर्निंग बढ़ा सकें। और दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि जो हमें रेवेन्यू आएगा हम उसको बड़े सोच समझ के संभल के उसको खर्च करें। जहां इंतहाई ज़रूरी है वहां खर्च करें और जो हमारे जो इजाफी खर्चे हैं उनको हम ख़त्म करें। सर, ये सैलरीज का भी मसला था, उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि सैलरीज भी बर वक्त हो सकें, तनख्वाहें जो लेट हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे पूरी तरह एहसास है कि हमारा जो मज़दूर तबका है उनकी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। तो जब अर्निंग बढ़ेगी तो यकीनन उनकी जो डिले है इसमें कमी आएगी और उनको हम कोशिश करेंगे कि हम जितना अर्ली कर सकें, जितना टाइम पे ला सकें, उनको हम तनख्वाहें देंगे और ये सारा डिपेंड करता है अर्निंग पे। जी बहुत शुक्रिया। जी गुफ्तगू हुई शाहिद साहब से और उन्होंने वादा किया है कि जी रेलवे के मुलाजमिन की तनख्वाहें बर वक्त बनाने के इकदाम किए जाएंगे और फ्रेट सेक्टर को बेहतर करने के लिए वो फ्रेट का एक सेंटर बना रहे हैं। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और बड़ा एजाज, मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर अकीक खान को OSD बना दिया गया। कोहिनूर न्यूज मेट्रो बसों में AC बंद, मेट्रो स्टेशन पर सहूलियत का फुकदान और दीगर मामलात पर निशानदही की थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की निशानदेही पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर अकीक खान को OSD बना दिया है। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में हमने मास ट्रांजिट अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी पर बात की थी, जिसमें बताया गया था कि मेट्रो बस सर्विस में गर्मियों के मौसम में भी AC बंद कर दिए गए हैं और बगैर AC के मेट्रो बसों को चलाया जा रहा है। हालांकि मेट्रो बसों का डिजाइन ही ऐसा नहीं है, तमाम उसके जो शीशे हैं वो फिक्स होते हैं और उनको AC के बगैर चलाया ही नहीं जा सकता। मुसाफिर जो है वो सख्त गर्मी में सफर करने पर मजबूर थे और ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर इंक्रोचमेंट की भी निशानदेही की थी। नाकस सिक्योरिटी और दीगर मामलों पर प्रोग्राम में बताया गया था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिस लिया है और आमिर अकीक खान जो कि MD है मास ट्रांजिट अथॉरिटी के, उनको ओहदे से हटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ग्रोथ वेंचर्स और सिब्स के ज़ेर एहतमाम महफिल मुस्लिमा का इनेकाद
महफिल का इनेकाद सैयद एजाज बुखारी इंस्टीट्यूट में हुआ। मजीद जानेंगे अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। ग्रोथ वेंचर्स ओवरसीज के ज़ेर एहतमाम महफिल मुसालमा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाजिद मीर ने की, जबकि शहजाद नैयर, अहमद नवाज और खालिद नदीम शानी ने बारगाह अहले बैत में सलाम पेश किया। मारूफ सदाकार सफदर अली ने महफिल मुसालमा की निजामत की, जबकि सईद महमूद बुखारी और साहबजादा ज़ैफा अशरफ ने कसीदा शरीफ पढ़ा। महफिल के अख्ताम पर मुंतज़मीन सैयद शहजाद रोशन गिलानी ने खुसूसी दुआ करवाई। हाज़रीन महफिल का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक तो आप लोगों का भी और जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हमारा जो इनेकाद था महफिल का, महफिल मुसालमा के नाम से, उसमें मुख्तलिफ शोरा तशरीफ़ लाए और ज़ाहिर है हुसैन सबका है। जिस घड़ी हम कहते हैं हुसैन सबका है तो फिर हुसैनियत भी सभी की है। तो हमें और आपको जिस बात को समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अपनी नौजवान नस्ल को समझाने की ज़रूरत है कि बेटा सब्र और जब्र में फ़र्क होता है। आप अपनी ज़िंदगी में जब जब्र का नाम सब्र लेके चलते हैं तो फिर आप बेचैन रहते हैं, और ये सब्र की तौहीन है। और मेरे हुसैन ने हमें सब्र की तौक़ीर का तरीका सिखाया है, और ये आपको और हमारा काम है कि हम हुसैन से ये सबक सीख के अपनी रोज़मर्रा का उसको हिस्सा बनाएं। और हुसैन का सिर्फ मुहर्रम से ताल्लुक़ नहीं है, हुसैन हर लम्हे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको और हमारा काम है कि हम उस हर लम्हे से हुसैन से हुसैनियत लेते हुए अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, आज यहाँ पे जो हमने एक महफिल मुसालमा का इनेकाद किया वो था कि शोदा करबला की कुर्बानियों को याद करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लाम की बका के लिए जो सबसे बड़ी और अहम कुर्बानी है वो करबला की कुर्बानी है। और जो शोहदाए करबला का और अहलुल बैत का जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो हमें उसे जो है वो ना सिर्फ मानना चाहिए बल्कि हमें उसे अपने लिए मशले राह बनाना चाहिए। और इसीलिए हम इस तरह की महफिल का इनेकाद करते हैं ताकि जो है मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, वो जो काफ़िला हक़ जो मदीना से करबला पहुंचा और शहादतें हासिल की, और उनमें एक नन्हा शहीद भी हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन कुर्बानियों से समझने की ज़रूरत है और इन कुर्बानियों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ये आज का ये महफिल मुसालमा इंतहाई इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इनकी सदारत जनाब वाजिद अमीर साहब कर रहे थे, और जितने भी अहबाब इसमें शरीक थे उन्होंने जो रूह परवर कलाम सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत था। और ये महफिल सजाई इसलिए जाती हैं, ये गम हुसैन का जो सिलसिला है ये हमें बताता है कि हक़ और जो हम हक़ के रास्ते पर जो थे उनकी पहचान करें, और जो हक़ के रास्ते पर नहीं थे उनकी भी पहचान करें। हमें इल्म होना चाहिए कि हक़ क्या है और ना हक़ क्या है, और हुसैन आज भी हमें अपनी तरफ हक़ की तरफ बुलाता हुआ महसूस होता है। ये जो सदा है हल में नासिर यंसुर ना की, आज भी जनाब हुसैन की जारी है, और वो आज भी मुंतज़िर हैं कि इस हक़ की तरफ कौन कौन आता है। और मैं समझता हूँ कि ये सदा क़यामत तक जारी। पिंडी घेप में वकला की टारगेट किलिंग ना रुक सकी। खान होटल चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग कानूनदान आतिफ अली कुरैशी चाबहक मुंशी शदीद जख्मी हो गया। 2 माह में 2 कानूनदानों को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी का लाश रावलपिंडी रोड पर रखे एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वासा लाहौर का डिजिटलाइजेशन का सफर जारी। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से एंड्रॉयड एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर IT एहसन मलिक ने वासा रिकवरी एप्लीकेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वासा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर एप्लीकेशन की मदद से वासा के डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर सकेंगे। इस पर तफसीलात जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान बताइएगा। जी, ये एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर IT एहसन मलिक ने वासा रिकवरी एप्लीकेशन के मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी है। वासा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर अब एप्लीकेशन की मदद से वासा डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर सकेंगे। गुफरान अहमद ने कहा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन से वासा की रिकवरी में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। एप्लीकेशन की मदद से रियल टाइम वासा के रेवेन्यू स्टाफ को मॉनिटर किया जा सकेगा। वासा के रेवेन्यू स्टाफ को रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्टर कनेक्शन के साथ दिए जाएंगे। कार्य सरकार में
مداخلت کرنے والے نادگندگان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ واسا کے آئی ٹی سیل نے ان ہاؤس اپلیکیشن تیار کی ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے آئی ٹی ٹیم کو شاباش دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ آئی ٹی ٹیم کے لیے اثاثیہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا نے کارکردگی مانیٹر کرنے کے لیے اپلیکیشن کی تیاری کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اس اجلاس میں ڈائریکٹر فنانس اختر محمود، ڈائریکٹر ذیشان بلال، مدثر جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر احسن ملک، محمد رحمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد فیضان رسول، عریب ممتاز نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران، آپ نے ہمیں تفصیلات سے کیا کیا۔ سیکرٹری چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس بجٹ برائے مالی سال 2023-24 کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر بخاری نے کہا مالی استحکام کے بغیر کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا، نو صرف فالو اپ اچھے نتائج میسر آئے۔ رواں سماہی کے اہداف میں کمرشل پالیسی، کیش باکس انکم اور بقایا جات کا حصول خصوصی طور پر پیش نظر ہے۔ بجٹ برائے مالی سال 2023-24 کی کل آمدن کا تخمینہ 3000 ملین روپے ہے، جس میں افتتاحی بیلنس 400 ملین روپے شامل کرنے کے بعد 3401 ملین روپے کی رقم میسر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ برائے مالی سال 2023-24 میں مؤثر حکمت عملی کے تحت بلاک کا پٹھا جات، ٹھیکہ جات کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور محکمے کے مالی حالات پہلے سے مستحکم ہوئے ہیں۔ نگران کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیویٹائزیشن کا 5واں اجلاس، معذور ملازمین کی پروموشن اور اہلیت جانچنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی منظوری۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کے بطور وائس چیئرپرسن پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس نگران وزیر ہاؤسنگ اوقاف و مذہبی امور زکوٰۃ و عشر بیرسٹر اصفر علی ناصر کی زیر صدارت ہوا۔ نگران صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، ایس این بی آر سیکرٹری قانون، سیکرٹری ریگولیشنز، چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ نے شرکت کی۔ نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جمال ناصر منڈی بہاؤدین سے بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ اجلاس نے تفتیشی یونٹس برائے اسپیشل جنسی جرائم کے قیام کی منظوری دی۔ قائمہ کمیٹی نے ڈائلسس سینٹرز اور علاج و معالجے مراکز برائے نفسیانی امراض کے علاوہ کم از کم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے ممبران کی نامزدگی کی منظوری دی گئی۔ افریقی ملک نائجر میں فوج نے بغاوت کرتے ہوئے صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نائجر فوج نے نیشنل ٹی وی چینل پر آ کر حکومت کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجر فوج کے کرنل نے دیگر 9 فوجیوں کے ہمراہ ٹی وی پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئین کو تحلیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام ادارے معطل اور سرحدیں بند کرتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ دوسری جانب نائجر کے صدارتی دفتر نے آمروں کے اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا گیا کہ صدر بازوم صدارتی محافظ دستے کے کمانڈر جنرل عمر کو ہٹانا چاہتے تھے۔ جنرل کو ہٹانے پر فوج نے صدر سے استعفیٰ مانگ لیا تھا۔ صدر بازوم نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شائگو نے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر دفاع سرگئی شائگو اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سیکیورٹی اور دفاعی امور پر بات چیت بھی کی گئی۔ روس کے وزیر دفاع نے شمالی کوریا کے سربراہ کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خط کو پیش کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نے وفد بھیجنے پر روسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا کو ایک اننگز اور 222 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز قومی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 563 رن سے اننگز کا آغاز کیا۔ تاہم 13 رنز کے اضافے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان نے اننگز 576 پر ڈکلیئر کر دی اور آئی لینڈرز کے خلاف 410 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ سلمان علی آغا 132 جبکہ محمد رضوان 50 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سری لنکا کے اوپنر نشان مدوشکا 33، کپتان دیموت کرونارتنے 41، کشال مینڈس 11، دھننجایا ڈی سلوا 10، سدھیرا سمارا کراما 5، دنیش چندیول 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ رمیش مینڈس 16 رنز پر سٹمپ آؤٹ ہو گئے۔ اینجلو میتھیوز 59 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے 7 کھلاڑیوں کو نعمان علی نے پیویلین کی راہ دکھائی جبکہ نسیم شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
PCB ने क्रिकेट कमेटी को बाख्तियार बनाने का फैसला करते हुए मिसबाहुल हक को फ्री हैंड दे दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की जानिब से मिसबाहुल हक को पैगाम भेजा गया, जिसमें कहा गया कि क्रिकेट कमेटी को मजबूत और बाइख्तियार बनाएंगे। भेजे गए पैगाम में ज़का अशरफ का कहना है कि अपने साथ सीनियर क्रिकेटर्स को मिलाएं और क्रिकेट के तमाम मामलात को देखें। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक की क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब क्रिकेट कमेटी के लिए सीनियर साबिक क्रिकेटर्स के नाम कल तक फाइनल होने का इम्कान। क्रिकेट कमेटी भी चीफ सेलेक्टर और अराकीन के नाम तजवीज़ करेगी। साथ ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन ज़का अशरफ मोहम्मद हफीज को सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां देने में दिलचस्पी रखते हैं। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी फतह हासिल करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर लिए हैं। सुपर 8 राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, जिसके बाद पाकिस्तान की फतह का स्कोर 25-13, 25-19 और 25-14 रहा। पहले राउंड में चाइनीज ताइपे के खिलाफ फतेह ने पाकिस्तान को कैरी फॉरवर्ड पॉइंट दिलवाया। पाकिस्तान सुपर 8 का आखिरी मैच कल थाईलैंड से खेलेगा। थाईलैंड को सुपर 8 के पहले मैच में ताइपे ने शिकस्त दी थी। इससे कबल पाकिस्तान ने मंगोलिया के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला रात देर से जारी। कराची में भी सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों लालपुल, मुगलपुरा, हरवंशपुरा, धर्मपुरा, सदर बाजार, जोड़े पुल, भट्टा चौक, रिंग रोड, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, बंद रोड, शाहदरा, बेगम कोट में बादल बरसे। इधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सदर MHNR रोड, टावर, ओल्ड सिटी, II चंद्रीगढ़ रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, शाहरा फैसल, तारिक रोड, जिसके बाद शहर में गर्मी का जोर टूटने लगा। एबटाबाद में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।